हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके प्रकारों के बारे में देखा, एग्जाम्पल के बारे में देखा, साथ ही साथ में आपने देखा कि विकृत ग्रंथिता किसे कहते हैं और संक्षारण पे हमने बात किया था। इस चैप्टर में हम लोग अब और भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करूंगा मैं ऊष्माक्षेपी से। अगर आपसे कोई पूछे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि यहां उत्पाद के साथ में आपको ऊष्मा प्राप्त होगी। कोई भी ऐसी अभिक्रिया नहीं होगी जहां पर ऊष्मा के अभिक्रिया उत्पाद के साथ में आपको ऊष्मा प्राप्त ना हो। जैसे एग्जांपल दें, यहां पर ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें अगर हमने पानी डाला तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ में आपको क्या प्राप्त होगा, ऊष्मा। तो आप यहां देख सकते हैं ये बिन बुझा चूना में आपने पानी डाला, ये चूना बुझ गया और साथ ही साथ में आपको क्या प्राप्त हुआ, ऊष्मा प्राप्त हुआ। इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन हम लोग करना चाहें तो हम लोग बात कर सकते हैं कुछ ऐसे। यहां आपको ध्यान ये देना है कि ऊष्माक्षेपी में सीधा सीधा आपको बताया गया है कि जहां क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, जहां आपको क्या प्राप्त हो, ऊष्मा प्राप्त हो, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर हम लोग कोयले का दहन करें, कोयले को आपने जलते हुए जरूर देखा होगा, तो कोयले अर्थात कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ में आपको क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा। आपको आपका सारा फोकस सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए कि अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा। जैसे प्राकृतिक गैस के दहन करने से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा। यहां पर आप प्राकृतिक गैस के रूप में देख सकते हैं मेथेन है, मेथेन आपका प्राकृतिक गैस है। यहां पर जब मेथेन का दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ ही साथ में हमें क्या प्राप्त हुआ, ऊष्मा प्राप्त हो गया। तीसरी बात, जब हम हाइड्रोजन का भी दहन करते हैं तो हाइड्रोजन के दहन से भी हमें क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा प्राप्त होता है। यहाँ रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऊष्मा प्राप्त हुआ। तो हर बार हमें यह ध्यान देना है कि ऊष्मा किसी भी अभिक्रिया में अगर प्राप्त हो रही है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो उत्पाद मिलता है वो लवण तथा जल प्राप्त होता है। और लवण तथा जल क्या है बेटा, जल एक उदासीन यौगिक है और लवण क्या है, उदासीन यौगिक है, इसीलिए हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहां पर भी क्या प्राप्त हुआ, आपको ऊष्मा प्राप्त हुआ। ये देख लीजिए क्या प्राप्त हो रहा है, ऊष्मा। तो अम्ल अम्ल नहीं रह गया, क्षार क्षार नहीं रह गया, इन दोनों के संयोग से क्या बना, लवण तथा जल बना। इसीलिए हम लोग इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से देख पा रहे हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। किसमें बात करेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी का अपोजिट है। यहां हमें क्या प्राप्त होगा, उत्पाद। लेकिन इस बार ऊष्मा हम लोग को क्या हो रही थी, पीछे ऊष्माक्षेपी में क्या हुआ था, ऊष्मा मिला था, लेकिन यहां हम लोगों को ऊष्मा देना पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ऊष्मा हम लोग को यहां देना पड़ेगा। कि कोई भी अभिक्रिया संपन्न होने के लिए बाहर से क्या करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इस पे अगर थोड़ा सा और विस्तार से बात किया जाए तो आप यहां पे देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में हम आप देखेंगे कि यहां आपको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा का क्या होता है बेटा, अवशोषण होता है। अर्थात हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी तब रिएक्शन आपका कंप्लीट होगा। इसीलिए इस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाएगा। अब आप बताइए बर्फ कब पिघलता है, बर्फ कब पिघलता है, जब हम लोग उसको बाहर से ऊष्मा देते हैं या फिर वो बाहर से वातावरण से ऊष्मा को क्या करती है, प्राप्त करती है। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। पोटेशियम नाइट्रेट को अगर जल में घोला जाता है तो वहां पर भी हम लोग को ऊष्मा देना पड़ता है, तब जाकर के रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है। तो वो भी क्या हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। अब यहां पर इस चीज को आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पोटेशियम नाइट्रेट को हीट किया अर्थात गर्म किया, तो ये पोटेशियम धनायन और नाइट्रेट ऋणायन में टूट गया। तो ये आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। इसे भी अच्छे से आप नोट करिए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण के ऊपर। ऑक्सीकरण के ऊपर, तो ऑक्सीकरण क्या है बच्चों, 3 पॉइंट में आपको बताऊंगा। अगर ये 3 चीज आप दिमाग में बसा के रखते हैं तो 100% है ऑक्सीकरण अभिक्रिया आप कभी जीवन में भूल ही नहीं सकते। 3 बात में पहली बात क्या है, किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वहां ऑक्सीकरण माना जाता है कि वो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। दूसरी बात, अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाए, क्या हो जाए बच्चों,
हाइड्रोजन निकल जाए तो वो भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत में आता है। और तीसरी बात है ऑक्सीजन का क्या है बेटा, ऑक्सीजन जुड़ जाए। इससे साधारण भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपकी भाषा में सारी परिभाषा मैं आपको दे रहा हूं। तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण किसे कहेंगे आप, जहां इलेक्ट्रॉन निकल जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए या फिर ऑक्सीजन जुड़ जाए, इनमें से कोई भी एक घटना हो जाए तो वो ऑक्सीकरण है। थोड़ा सा विस्तार में इसमें जाएं अगर हम लोग अगर थोड़ा सा विस्तार में हम लोग जाएं तो आप पाएंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम लोग किसे कहेंगे। दिख रहा है बच्चों को, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। यहां पर ऑक्सीकरण के बारे में क्या बताया गया कि कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन खो दे। अभी मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो खोने का मतलब क्या हुआ, त्याग हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहा जाता है। समझ पा रहे बच्चों। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे आप तो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब लोहे में जंग लगने को आप थोड़ा सा बारीकी से सोचें तो लोहे को आप देखते हैं कहीं पर अगर पानी डाला जाए या ना डाला जाए, वातावरण में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करके क्या कर लेता है, आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहां देखिए ध्यान से, आयरन किस में चेंज हो गया, आयरन ऑक्साइड में चेंज हो गया, अर्थात आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। दूसरी बात, मेथेन का दहन, अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल में दिया था, मेथेन के दहन से क्या होता है। तो मेथेन के दहन में भी क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, मैंने 3 पॉइंट बताए थे, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन निकल जाए। यहां क्या हो रहा है ऑक्सीकरण के रूप में, यहां हो रहा है मेथेन में, ये देखो ध्यान से, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ने को भी मैंने क्या बताया था, ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। फिर लास्ट में हम देखेंगे अगर कहीं पर इस अभिक्रिया में क्या बताया गया कि कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इस बात को आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। लास्ट एग्जांपल हमारा है सोडियम का ऑक्सीकरण। कैसे होगा सोडियम का ऑक्सीकरण, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन का अगर कोई तत्व या कोई पदार्थ त्याग भी कर दे तो वो क्या है, ऑक्सीकरण है। तो यहां सोडियम को देखिए क्या हो रहा है, सोडियम एक धातु है और सोडियम क्या करता है, सदैव इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है बच्चों, त्याग करता है। तो यहां पर सोडियम ने क्या किया है, अपने आप को ऑक्सीकृत कर लिया है। कैसे कर लिया है, क्योंकि यहां पर जो आपका सोडियम है उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, क्लोरीन को दिया, अर्थात सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। इसको अच्छे से नोट करिए बच्चों, कर पा रहे हैं, थोड़ा जूम कर दें क्या इसको बड़ा करें, देखते हैं कितना बड़ा होता है। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा भाई, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा भी हो पा रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब लोग बात करते हैं अपचयन के ऊपर। अपचयन, तो अपचयन क्या है, अभी ऑक्सीकरण आपने समझा, अपचयन को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका अपचयन। मतलब ऑक्सीकरण को अपोजिट कर दीजिए तो वो हो जाएगा आपका अपचयन। कैसे करेंगे, मैंने भी बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो, निकलना, वहां पर क्या होता, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाए तो क्या हुआ बच्चों, अपचयन। वहां हाइड्रोजन निकल रहा था, यहां भी अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रहण कर लीजिए। और वहां क्या हुआ था बच्चों, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहां ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाए। क्या आपको ये 3 बात नहीं याद हो पा रही है, एक तैयार कर लीजिए, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। वहां क्या था, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यहां ग्रहण हो, वहां हाइड्रोजन निकल जाए, यहां हाइड्रोजन ग्रहण हो, वहां ऑक्सीजन ग्रहण हो, जुड़ जाए, और यहां क्या है, ऑक्सीजन निकल जाए। तो ये क्या है बच्चों, अपचयन है। इसको भी थोड़ा विस्तार करके देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा विस्तार करके देख लेते हैं तो आप पाएंगे कि हम लोग अपचयन किसे कहते हैं। ठीक, ये देखिए आपके सामने आ गया है अपचयन। इनसे थोड़ा हेलो हाई कर लीजिए, इनसे मिल लीजिए अपचयन भाई साहब से। ये क्या है अपचयन, तो अपचयन में मैंने आपको क्या बताया, अभी जस्ट अभी बता के आ रहा हूं कि कोई परमाणु, अणु या फिर आयन इलेक्ट्रॉन क्या कर ले बेटा, प्राप्त कर ले। यही तो भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या हो, ग्रहण हो। एक बात और बताया था, हाइड्रोजन भी क्या हो, ग्रहण हो। एक बात और बताया था, ऑक्सीजन निकल जाए, शाबाश। तो यहां पर आप ध्यान से देखें अगर, तो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को हम लोगों ने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराया है, तो यहां से क्या हुआ है, कॉपर अकेले बचा और यहां हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ गया है। अगर मैं इसमें बात करूं, थोड़ा सा आपको समझाऊं, तो सही मायने में तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल है। लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया में अगर देखा जाए तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। तो मैं अभी सिर्फ अपचयन को समझा देता हूं, फिर लास्ट में बात कर लूंगा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है।
यहां कॉपर में ऑक्सीजन देख पा रहे होंगे, दिख रहा है ध्यान से, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये देखो यहां कॉपर में ऑक्सीजन है ना, और अभी मैंने क्या बताया आपको कि ऑक्सीजन निकल जाए, आगे चल के देखिए यहां क्या हुआ है, यहां ध्यान से देखो क्या हुआ है, ऑक्सीजन बचा नहीं बचा ना, इसका मतलब ऑक्सीजन यहां से निकला होगा। तो कॉपर का क्या हो गया, कॉपर का क्या हुआ, अपचयन किस चीज में हुआ, कॉपर में हुआ। इसी बात को तो आपको ध्यान में देना है कि यहां कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है अपचयन, किसमें, कॉपर में, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन नहीं बचा। और अगर ध्यान से देखा जाए, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं इसमें कि यहां पर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में आगे क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन में आगे हो गया है ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये हो गया है क्या, ऑक्सीकरण। अभी सिखाया था ना मैंने कि अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो क्या है, ऑक्सीकरण है। समझ पा रहे मेरी बात को। तो यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का एग्जाम्पल मौजूद है। तो जहां दोनों एक साथ घटित हो, ऑक्सीकरण और अपचयन यदि एक साथ घटित होते हैं, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, यहां आप देख पाएंगे सोडियम, ये क्या है, सोडियम, और ये क्या है, क्लोरीन है। यहां आपके क्या बन गया है, NaCl। तो यहां क्लोरीन का क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया ऑक्सीजन अगर ग्रहण कर लिया जाए तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, अपचयन होगा। तो अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्लोरीन का क्या हुआ, अपचयन। लेकिन सोडियम ने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा, तो सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इसीलिए यहां पर एक चीज मेंशन कर देता हूं आपके सामने, क्या लिखा है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती हैं और उन्हें मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, उसे हम एक साथ क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी अच्छे से नोट्स बनाइए, समरी बनाइए, ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं, परिभाषाएं कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में 100% आपको दिख जाएगी। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना, जहां देखना होगा मैं आपको बताऊंगा तैयारी कराते समय अच्छे से। तो आप बिल्कुल भी एकदम से परेशान ना हो, बस रेडी रहिए लेक्चर नंबर 3 के लिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।